औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी हाफ चैप्टर कल क्लियर किया था। बाकी हम आज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा था, आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे, उसी को ही हम आगे डिनोट करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेराइव किया था, कैसे होता है कि हमारे पास केसी किस तरह से निकाला जाता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो केसी होता है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स का रेशो होता है, यानी प्रोडक्ट्स की रेशो किसके साथ लेनी है, हमने रिएक्टेंट्स के साथ। वो तो हमने ले ली, लेकिन अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को असल में एक्सप्रेस कैसे करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेराइव कैसे होता है, उसके बारे में हमने बात करनी है। कल जैसे हमने इक्वेशन ली थी, जनरल इक्वेशन ली थी, उसके अंदर हमने जस्ट सिंपली ये मालूम किया था कि हमारे पास कैसे निकलता कैसे है। आज हम उसके मोल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जनरल इक्वेशन लेंगे जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करेंगे, जो कि आपके सामने राइट भी की गई है। यहाँ से हमने, आपको नज़र आ रहा होगा कि इक्वेशन के अंदर हमने बिग लेटर्स के साथ साथ स्मॉल लेटर्स को भी शो किया हुआ है। यहाँ पे स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल डी, ये हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी एटम के मोल्स को शो करती है। जैसे हमने, और किसी भी इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास मोल्स होते हैं, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जाकर उसकी पावर में तब्दील हो जाते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेराइव करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक बैलेंस्ड रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो ही हमारे पास इक्विलिब्रियम डेराइव होगा, अदरवाइज़ हम इक्विलिब्रियम को नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप जानते हैं रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ मैं आपको लिखकर समझाने वाली हूँ। जैसे कि स्लाइड में आपके पास शो हो रहा था, यहाँ पे हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं के एफ। तो फॉरवर्ड में आपने पढ़ा था कौन सा आएगा हमारे पास, हमें मालूम है वो आएगा हमारे पास हाँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास आर एफ जो होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, के एफ आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कल भी जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी मोलर कंसंट्रेशन को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए को लिखेंगे और ए के मोल्स को हम इसकी पावर के अंदर चेंज कर देंगे। और इसके साथ हमारे पास था पी, तो हम इसकी पावर यानी इसके मोल्स को भी इसकी पावर के अंदर चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स रिएक्शन, वो हमारे पास के आर होगा। तो के आर, इसके अंदर हमारे पास सी है, इसके मोल्स को हम स्मॉल सी से शो करेंगे। फिर हमारे पास टी आ जाएगा, इसके मोल्स को हम स्मॉल टी से डिनोट कर देंगे। अब ये तो हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमने के सी निकाला था। के सी के अंदर हमने क्या कहा था कि के सी किसके बराबर होता है, वो हमारे पास के एफ का रेशो होता है के आर के साथ। तो उस तरह से हमारे पास के सी निकल आया था, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आया था। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे के सी, ये बराबर होता है हमारे पास प्रोडक्ट का रेशो। हम पहले प्रोडक्ट का रेशो लिखेंगे और फिर हम नीचे किसके बारे में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास सिंपली जनरल इक्वेशन आ गई है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नीचे आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने किस तरह से डिनोट करना है, इसका हमने कैसे निकालना है, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। यानी हमने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बना अमोनिया यानी NH3। हमें पता है नाइट्रोजन का 1 मोल है और हमारे पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन जब हमारे पास नेक्स्ट अमोनिया बना तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन का 1 था। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना है, जो कि इक्विलिब्रियम को निकालने की सबसे पहली शर्त है कि हमने जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वो हमारे पास जस्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के ज़रिए ही आएगा। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के साथ 3 लगा दिया और अमोनिया को बैलेंस करने के लिए वहाँ हमने उसके साथ 2 लगा दिया। तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमारे पास दूसरी तरफ वो एक इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पहले निकाल तो लिया, लेकिन असल में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो क्या चीज़ है, वो अब हमने पढ़ना है। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमने कहते हैं कैसी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को उसके कुव्वतनुमा के तौर पर लेना है, उसका हासिल ज़रब लेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट की कंसंट्रेशन जो कि हमने कुव्वतनुमा के तौर पर ली हुई है उसके हासिल ज़रब के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे, जब हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं उसको हम नोमिनेटर के तौर पर शो करेंगे और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करना है तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे,
जो कि सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही हासिल किया जा सकता है। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो Kc की वैल्यू होती है वो हमारे पास जस्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मुतासिर हो सकता है। हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, यानी हमारे पास ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि हमारे पास पहले प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, ये रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे, या इन दोनों की मिकदार ही कम या ज़्यादा थी। नो मैटर, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी नहीं देखना। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम यूनिट्स किस तरह से निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब इसको हमने प्रॉपर किस तरह से शो करना है, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दी गई है जो एक रिवायती सी आप लोगों की बुक के अंदर दी गई है। यानी हाइड्रोजन का हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन गया, लेकिन अब हमारे पास इसके यूनिट्स क्या होंगे वो हमने जानना है। मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट इक्वेशन लिख रही हूँ। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन हमारे पास बना था HI। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और आयोडीन को भी 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन और आयोडीन एक हैं, तो हमने इनके मोल्स को सबसे पहले बराबर करना है ताकि हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो हम अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है मोल DM -3। तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जो मोल्स हैं पहले भी हमने जैसे पढ़ा है, वो जो मोल्स होंगे वो हमारे पास पावर के अंदर चेंज हो जाएंगे। 2 मोल्स से तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास पावर के अंदर चेंज हो गए। तो नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, मोल DM पर क्यूब। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आयोडाइड है तो उसके लिए भी हमारे पास आएगा मोल DM पर क्यूब। तो अब हमारे पास जो ये मोल DM पर क्यूब है, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इस मोल DM पर क्यूब से ये पावर हमारे पास टोटली कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो यानी हमारे पास इस इक्वेशन में यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में Kc के कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नो यूनिट्स। यानी हमारे पास जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उनकी तादाद आगे या पीछे होगी, तो उस तरह से हमारे पास यूनिट्स बनेंगे। यूनिट्स हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे हमारे पास जितने भी मोल्स होंगे उतने ही ज़्यादा जाके हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, जैसे हमारे पास बुक के अंदर एक और एग्जांपल शो कराई गई है, वो क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन
हमारे पास नाइट्रोजन प्लस H2 एरो, वो हमारे पास बन गया अमोनिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया है? मैंने यहाँ पर मोल्स को बराबर करने के लिए यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया था यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी भी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में कम हो रहे हैं, तो मैं हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास इक्वेशन अब क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। अब हम लिखेंगे इसके यूनिट्स निकालने के लिए केसी का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम NH3, ऊपर हमारे पास जो इसके मोल्स हैं वो दोबारा इसकी पावर बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के हमारे पास क्योंकि जस्ट एक ही मोल है तो एक को हम ऊपर शो नहीं कराते। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे पास शो होंगे। जब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे यानी मोल डेसीमीटर पर क्यूब में इसको शो करेंगे, तो हमारे पास इसके जो फाइनल यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स को हमारे पास काटने के बाद वो हमारे पास क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय मोल dm पर क्यूब और इसकी पावर भी हमारे पास क्या आएगी? 2 आएगी। तो हमारे पास फाइनल यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल -2 dm पावर 6। यानी इन दोनों एग्जाम्पल्स को पढ़ लेने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे वो हमारे पास हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होंगे, और अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स को निकालने का तरीका। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट टॉपिक आएगा जो कि है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं, इतनी सरदर्दी क्यों पाल रहे हैं? हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर किस तरह की अहमियत का हामिल है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि इससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी डायरेक्शन या सिमत बता सकते हैं, और इसके साथ साथ हम किसी भी केमिकल इक्वेशन की हद की भी पेशन गोई कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई भी रिएक्शन किस हद तक का होगा वो भी हम बता सकते हैं। इन सबको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो कि हमने यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया है उसके बारे में बताऊंगी, जो है QC। अब QC हमारे पास क्या होता है? QC हमारे पास एक कोफिशिएंट है जो कि जब हम KC के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं QC। अब अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC से कम हो जाती है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। कब तक? जब तक हमारे पास के इक्वेशन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं आ जाती, यानी रिएक्शन जो होगा वो आगे की सीमत में होता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC से स्मॉल आती है, छोटी आती है, तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा? वो हमारे पास रिवर्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी उस वक्त तक जब तक हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेते। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है, अगर हमारे पास QC KC के बराबर ही आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर
फिर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन में मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी हमने डायरेक्शन को तो प्रिडिक्ट कर लिया, उसके बाद हम एक्सटेंट को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो हमने देखना है। वो है हमारे पास, अब अगर हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट हुआ नहीं होगा लेकिन तकरीबन मुकम्मल होगा, यानी एक आधे सेकंड के बाद जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने आपके पास इसकी एग्जांपल भी शो कराई है, वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास CO2 बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू है 2.2 10⁻²², यानी यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा थोड़े से टाइम के बाद। लेकिन अगर हम Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करते जाएं, चाहे हम रिएक्टेंट्स की मिकदार को बढ़ाते जाएं या प्रोडक्ट्स की मिकदार को बढ़ाते जाएं, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, सारी ज़िंदगी के लिए चलता रहेगा। इसकी एक आम सी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया जब टूटता है तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाते हैं, यानी हमारे पास अमोनिया जो होगा वो टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाता रहेगा और हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते रहेंगे। ये प्रोसीजर सारी ज़िंदगी के लिए चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है। वो क्या है, वो है हमारे पास 3 × 10⁻⁹, यानी यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻9 है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये हमारे पास किस बात को प्रिडिक्ट करेगी कि हमारे पास रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला, चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा लें। चलें जी आगे, हमारे पास अगर Kc की वैल्यू हम मॉडरेट लेते हैं यानी दरमियानी लेते हैं, यानी न Kc की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी ना छोटी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास रिएक्शन उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। ठीक है, इसकी जो हमारे पास सादा सी एग्जांपल है वो है हमारे पास डाई अमोनिया। इसकी जो हमारे पास सादा सी एग्जांपल है वो है हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जब टूटेगा तो ये हमारे पास NO2 बना देगा। यहाँ पे हमने फिर से NO2 को 2 के मोल्स के साथ ज़रब दी हुई है ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू है 0.211 जो कि हमारे पास मॉडरेट आती है, ना ये माइनस में है ना ये प्लस के अंदर है। ये हमारे पास एक मॉडरेट सी सादा सी वैल्यू है जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम को शो करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो आप सब लोगों ने मेहनत से, उम्मीद है, पढ़ा होगा इससे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। सब लोग मेहनत करें, आगे जाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।